व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए जी, अब हम इंडियन इको पढ़ने वाले हैं और इंडियन इको में भाई साहब आपके टर्म 2 में आ रहे हैं 4 चैप्टर। चारों ही इतने सिंपल चैप्टर्स हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें वरी कर रहे थे कि कैसे होगा सर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इंडियन इको के पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बनवा दूंगा, फिर अलग अलग वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, खत्म। आज हम करेंगे वन शॉट 2 चैप्टर, कल हम करेंगे वन शॉट 2 चैप्टर इंडियन इको का सिलेबस ओवर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कौन से 2 चैप्टर करने वाले हैं देखते हैं, लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं। और सबसे पहला चैप्टर जो है वो तो बहुत ही आसान है, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ठीक है, देखो ये जो इंडियन इको है ना तुम्हारी, इसमें वो टॉपिक्स हैं जो हम लोग 8, 9, 10, 7 ये बेसिक टॉपिक्स जो बच्चे वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बस लिखना आना चाहिए। और तुम्हें स्पेसिफिक टिप्स दूंगा स्पेसिफिकली कि कैसे लिख के आने हैं आंसर्स, ताकि थोड़ा बहुत गलत भी लिखोगे ना नंबर बढ़िया आएंगे। टेक्निक चाहिए नंबर लेने के लिए सीबीएसई में। क्या है जी सबसे पहला टॉपिक? सबसे पहला टॉपिक आता है कि हु इज कंसिडर्ड एज अ वर्कर। हम वर्कर किसे कंसिडर करते हैं? देखिए जी, मेरा पेन कहाँ चला गया, सबसे पहले पेन ढूंढ लूं मैं। तो वर्कर किसको बोलते हैं? एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इंसान जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, कोई लॉयर हो, यानी प्रोफेशनल्स भी वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। सभी लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी लिविंग सस्टेन करने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए, वो सब वर्कर्स हैं। ठीक है, अब कौन कौन इंक्लूड होंगे? पीपल हु आर पेड बाय एन एम्प्लॉयर, यानी कि पहली बात जो जॉब्स वाले हैं जो किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पीपल हु रिमेन टेम्पररी एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, इंजरी और अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, बैड वेदर, फेस्टिवल, सोशल रिलीजियस फंक्शंस ईटीसी। यानी अगर कोई वर्कर छुट्टी लेता है ना तो भी वो वर्कर रहेगा। ये नहीं कि छुट्टी ले ली तो आज मैं वर्कर नहीं हूं, आज मैं बेरोजगार हूं। नहीं नलायको, नहीं, वर्कर है। चलो, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं हमारे पास? देखो एक डेटा वाले सवाल है, डेटा रटने की जरूरत नहीं है। मैं टर्म 1 में भी बोला था, एक भी सवाल नहीं आया। इतने सालों से बोलता आ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन डेटा पे नहीं आता। डेटा का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको डेटा गिवन होगा, सिर्फ आपको एनालाइज करने को बोलेगा। अब जितनी किताबें उतना अलग डेटा, जितने सोर्सेज उतना अलग डेटा, कहाँ तक रटोगे? तो टेंशन नहीं लेनी, डेटा एक बार बस वैसे ही अंडरस्टैंड करना सीखो। 11-12 में वर्कर्स जो थे वो 473 मिलियन पर्सन्स थे। 70% जो वर्कर्स हैं वो मेल वर्कर्स हैं और रेस्ट फीमेल वर्कर्स हैं। बस इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो मेजॉरिटी है वर्कर्स की वो मेल वर्कर्स की है। ठीक है, इसके बाद रूरल वेमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एज कंपेयर टू अर्बन वेमेन। वेरी गुड पॉइंट कि अगर हम फीमेल वर्कर्स में जाएं तो रूरल एरियाज में वेमेन ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं और अर्बन एरियाज में वेमेन कम पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। ध्यान से समझना, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। लेबर सप्लाई से शुरू करता हूं। एज अ वर्कर मैं कितना लेबर आपको देना चाहूंगा कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वेज रेट। मतलब आप मुझे पैसे बताओ कि आप मुझे कितना पैसा दोगे, उस पैसे के हिसाब से मैं आपके लिए कितना घंटा काम करना चाहूंगा, ये लेबर सप्लाई है। यानी नाम में ही है, मैं कितनी लेबर अपनी सप्लाई करूंगा कॉरस्पॉन्डिंग टू अ रेट। कौन सा रेट? वेज रेट। वेज रेट शब्द याद रखना लेबर सप्लाई में। ठीक है, लेबर फोर्स, नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। ऐसे लोग जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाह रहे हैं। डजंट मैटर कि क्या पैसा मिलेगा, वो कह रहे हैं बस भाई काम दे दो, बस काम मिलना चाहिए। तो नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग या विलिंग टू वर्क वो आ जाते हैं लेबर फोर्स में, नॉट रिलेटेड टू एनी वेज रेट। वर्क फोर्स जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। वर्क फोर्स कौन सा होता है? जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल 100 लोग काम करना चाहते हैं और 40 लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो 60 कौन से हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए या नहीं हो गए? तो नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अगर आपको निकालना हो तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, 100 माइनस 40, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो जी, वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है? ये इंडिकेटर है जिससे आप एनालाइज करते हो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बाय द पॉपुलेशन।
ठीक है, जितने भी वर्कर्स हैं डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 100 कर दो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आ जाता है। सिंपल सी चीज। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया क्या है, देखो जी, अगर हम ध्यान से देखें तो रूरल में 54.3% मेन, ठीक है, और 24.8% हमारे पास वेमेन। ओके, इधर अगर आप देखो 54.6% आपके पास क्या आ जाती हैं अर्बन एरियाज में मेन, और 14.7 आपके पास क्या आ जाती हैं हमारे पास वुमेन। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अगर आप करके चलोगे तो इस तरीके का कुछ डेटा गिवन है, ठीक है। डेटा बेस्ड आपको बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ डेटा की टेंशन मत लिया करो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे कुछ की कंक्लूजन्स हैं। रूरल पीपल ज़्यादा प्रोपोर्शन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, एजुकेशन लेवल से फ़र्क पड़ता है, कुछ खास इसमें नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, कितने प्रकार के एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो कितने प्रकार से एम्प्लॉयड हो सकते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट दो प्रकार का होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, जो अपने ही कार्य में, अपने ही बिजनेस में एंगेज होते हैं, ठीक है। मैंने कोई अपनी शॉप करी, कोई डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई लॉयर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, एक MBA जॉब कर रहा है, या उस MBA ने अपनी बिजनेस खुद सेटअप कर लिया। अब देखो, अगर वो जॉब कर रहा है तो वो हायर्ड है, वो किसी ना किसी के पास काम कर रहा है। अपना खुद का कुछ सेटअप करा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं, These are those who are engaged in their own business या own profession। और hired कौन होते हैं, who work for others, render their services to others as a reward, get wages और salaries। अब जो hired है वो दो प्रकार के होते हैं, casual और regular, ठीक है। यूजुअली 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है, 48% हायर्ड है, यानी लगभग बराबर रेशियो है भारत में। अब जो कैजुअल और रेगुलर है, इनमें क्या फर्क होता है। रेगुलर होते हैं जो रेगुलर जॉब्स हैं जिनको फिक्स्ड मंथली सैलरीज मिलती है, जिनकी परमानेंट जॉब्स हैं, और कैजुअल होते हैं जिनकी परमानेंट नहीं है, ये डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली बेसिस पे कमाते हैं, इनका कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। आज काम यहाँ है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, फिर कहीं और है, तो ऐसे काम करते हैं ये लोग, ठीक है। क्या लिखा है हमारे पास, अब देखो, कैजुअल वर्कर्स डेली वेजर्स होते हैं और रेगुलर वर्कर्स परमानेंट पे रोल पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर नॉट गिवन एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। कैजुअल को किसी भी प्रकार का कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता, जैसे कोई पेंशन, कोई ग्रेचुटी, या ग्रेचुटी होता है ना जो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट में लास्ट में मिलता है, एज अ ग्रेटिट्यूड एक एम्प्लॉय को पैसा दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड, कोई PF वगैरह, सेफ्टी नहीं मिलती, ठीक है। इनको मिलती हैं ये सारी चीजें, क्योंकि ये रेगुलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद कैजुअल वर्कर्स यूजुअली अनस्किल्ड होते हैं या लेस स्किल्ड होते हैं। अब तो इसमें भी स्किल्ड वर्कर्स आने लगे हैं, लेकिन वो कम स्किल्ड होते हैं, लेकिन इसके अंदर वो स्किल्ड ही होते हैं यूजुअली, ठीक है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, अगर हम एम्प्लॉयमेंट को देखें बाय जेंडर तो इस प्रकार के चार्ट्स, फिर बोलूंगा रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ने आने चाहिए। देखो हमारे पास मेल वर्कर में 51% ये ब्लू वाला रेशो है, तो 51% सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। फीमेल में 56% सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद 29% कैजुअल है और 20% ये रेगुलर है। यानी अगर हम मेल में बात करें तो मैक्सिमम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, देन कैजुअल है, देन रेगुलर है, यानी सबसे कम रेगुलर है। फीमेल में अगर हम बात करें सेम 56% सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर कैजुअल है, फिर रेगुलर है। बस ये पता होना चाहिए। ऐसे ही ये एक डेटा दिया हुआ है, बस ये इस फॉर्म में दे दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 49% प्राइमरी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, 24% सेकेंडरी सेक्टर में, देन टर्सरी सेक्टर में 27%। यानी हमारे भारत में अभी सबसे ज़्यादा किस में हो गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर 27 टर्सरी सर्विस सेक्टर में, और फिर प्रोडक्शन सेक्टर में, ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड, वही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आ गया ना डेटा, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, अब हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, कैजुअलाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ हो रही है सर, किस चीज की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की। इकोनॉमी तो ग्रो कर रहा है लेकिन जॉब नहीं है। जॉब नहीं है सर, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है यार, जब भी टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, बैंक की बात कर लो, बैंक में क्या है जी, कंप्यूटर्स आ गए। पहले 10 लोग बैठ के वो काम कर रहे थे कॉपी पेन में, धीमे 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 लगे हुए थे काम करने में। लेकिन फिर क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर ने एकदम से फटाफट से क्विकली काम कर दिया। लेकिन कंप्यूटर तो एक ही चलाएगा ना, 9 की नौकरी गई, 9 लोग को बाहर भगा दिया। अब एक ही आ गया ना,
9 लोग तो बाहर चले गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रोथ तो बहुत तेजी से होगी क्योंकि काम तो बढ़ेगा कंप्यूटर से, लेकिन जॉबलेस होगी, जॉब भी तो चली जाएगी लोगों की। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे जैसे रोबोटिक्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है, तो मशीनें ही काम कर रही हैं, लोगों को जॉब्स कम मिलेंगी। इसको जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। बहुत बड़ा कंसर्न है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी इज इंक्रीजिंग ओइंग टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी बट विदाउट एनी राइज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही लोगों को, समझ रहे हो? दैट इज वाई इसीलिए बोलता हूँ स्किल बहुत जरूरी है, स्किल्स पे काम करो, ठीक है। कैजुअलाइजेशन क्या होता है सर? अभी आप पढ़ के आए ना रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। अगर अब रेगुलर में लोगों को अच्छा पैसा ना मिले, रेगुलर में लोगों को परमानेंट काम ना मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिले उस सेक्टर में, तो जो लोगों का ध्यान है ना वो कैजुअल सेक्टर की तरफ चला जाता है कि यार कैजुअल बढ़िया है, डेली बेसिस पे काम करो, पैसा कमाओ। तो अगर लोगों का इंटरेस्ट किसी इकोनॉमी में कैजुअल की तरफ ज्यादा है, यानी कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं और रेगुलर वर्कर्स कम होते जा रहे हैं, इसको कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इनफॉर्मलाइजेशन के लिए आपको पहले एक चीज पढ़नी पड़ेगी, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। देखो फॉर्मल सेक्टर कौन है? फॉर्मल सेक्टर में सबसे पहले याद रखना कि, लिख देता हूं मैं, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर को हम फॉर्मल बोलते हैं यूजुअली, ठीक है। इनफॉर्मल हम किसको बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर विद लेस देन 10 वर्कर्स। मतलब कि इनफॉर्मल होता है सभी प्राइवेट एंटरप्राइज जिसमें 10 या 10 से कम लोग काम कर रहे हैं। अगर 10 से ज्यादा हो गए तो फिर वो इधर आ जाता है, यानी कि सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिसमें 10 या 10 से ज्यादा वर्कर हो जाते हैं। तो फॉर्मल में या तो पब्लिक तो आएगा ही आएगा, उसके साथ अगर कोई प्राइवेट एंटरप्राइज है जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो फॉर्मल में आ जाता है। इनफॉर्मल प्राइवेट आता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जिसमें 10 से कम लोग काम कर रहे हो, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं, इसको अनऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और ये अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। अब फॉर्मल सेक्टर में लोगों को यूजुअली वही सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। सर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वही प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन। ये ग्रेविटी किसने लिख दिया भाई? ग्रेचुटी, ठीक है। और इन्हें ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ये अपने ट्रेड यूनियंस बनाते हैं। सर ट्रेड यूनियंस मतलब आपने देखा है ना, संस्थाएं होती हैं, यूनियंस होती हैं, इनकी पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे किसी लॉयर को कुछ कह दिया, सारे के सारे स्ट्राइक पे चले गए, डॉक्टर को बोल दिया, सारे के सारे स्ट्राइक पे चले, तो यूनियन की वजह से आते हैं। एक उनमें एकता है, यूनिटी है। तो ट्रेड यूनियन ये लोग बना लेते हैं, ये नहीं बना पाते हैं ऐसी कोई भी ट्रेड यूनियन। अब व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन? अगर इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा बड़ा हो रहा हो और फॉर्मल इतना ग्रो ना कर रहा हो, यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस बन रही हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है इनफॉर्मलाइजेशन में? अब इट इज डिफाइंड एज सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन। फॉर्मल कम हो रहा है एंड इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज। इनफॉर्मल बढ़ता जा रहा है, इसी को हम इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो बहुत ही सिंपल है यार। इनफॉर्मलाइजेशन समझ गए आप लोग। देन वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट। अरे वाह सर, अनएम्प्लॉयमेंट तो इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है जी? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट आर नॉट गेटिंग एनी वर्क। लोग काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग एज वेल एज एबल, करना भी चाहते हैं और एबल भी हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा। यही तो अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट आर नॉट गेटिंग एनी वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में कितने प्रकार का है? रूरल अलग कर दो, अर्बन अलग कर दो। रूरल एरियाज में हमें कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? डिसगाइज्ड और सीजनल। अर्बन में इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड। देखो डिसगाइज्ड कौन सा होता है? डिसगाइज्ड हमें यूजुअली लैंड पे देखने को मिलता है, जहां पे मोर पीपल आर एंगेज्ड देन रिक्वायर्ड पीपल। मतलब जमीन पे 8 लोगों की जरूरत है, काम कर रहे हैं 12। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमें देखने को मिलता है यूजुअली। तो 12 लोग काम कर रहे हैं बट रिक्वायरमेंट कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 8 की। तो जो एक्स्ट्रा 4 है ना, वो बस आंखों से काम करते हुए दिख रहे हैं, एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड ही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अ सिचुएशन व्हेन मोर पर्सन्स आर एंगेज्ड इन अ प्रोडक्शन एक्टिविटी देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। सीजनल कौन से होते हैं?
द अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स एट सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। सीजनल में क्या है, जैसे फार्मिंग एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, एक सीजन में क्रॉप होती है, दूसरे सीजन में उसको ग्रो करने में समय लगता है। हमारे आसपास बहुत सारे आइसक्रीम सेलर्स हैं जो गर्मी में काम होता है उनका, विंटर्स में इतना अच्छा काम नहीं होता, तो ये सब सीजनल में आ जाते हैं, तो डिसगाइज्ड और सीजनल। अगर इधर चलूं अब रूरल में तो हो गया पूरा, अर्बन में, अर्बन में पढ़े लिखे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल कौन सा होता है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, बट वो इंडस्ट्रीज में काम करना चाह रहे हैं, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड कौन सा होता है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हमारा जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिग्री ओरिएंटेड है, यानी दुनिया भर के लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं बट काम के नाम पे उन्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज हैं। डिग्री आजकल इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई है जिनकी आप फीस पे करते रहो, डिग्री लेते रहो, फीस पे करते रहो, डिग्री लेते रहो। अगर आपसे पूछा जाए स्किल के नाम पे आपके पास क्या है तो जीरो है, तो काम कहाँ से मिलेगा? ऐसे लोगों के लिए होता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेशन सिस्टम इज लार्जली डिग्री ओरिएंटेड rather than job oriented. Hence, degree holders often fails to find jobs and this situation is known as educated unemployment. इसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं, कुछ अलग तरीके की बेरोजगारी होती है जो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वही एक जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक इंडिविजुअल पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा जिसके पास स्किल है, विलिंगनेस है, एबिलिटी है, बट काम नहीं मिल रहा है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल हमें किसी भी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से देखने को मिलती है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट किसी और प्रकार के वर्कर की है और अवेलेबिलिटी किसी और प्रकार के वर्कर की है, उसको हम कौन सा बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चरल के बाद हमारे पास देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ स्ट्रक्चरल का। मैंने ये बोला कि हमारे को आज की डेट में रिक्वायरमेंट है ऐसे लोग जो अकाउंट्स बनाना सीखते जानते हो, वो कौन से वे में? कंप्यूटर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। बट अभी हमारे वाले बच्चों को अकाउंट्स कैसे बनाना आता है? पेन पेपर पे, कॉपी पे। भाई अब सिस्टम चेंज हो गया ना, अब आपको सॉफ्टवेयर वाली अकाउंटिंग आनी चाहिए, तो वो अनएम्प्लॉयड अगर होंगे तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। इसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है जी? अंडर एम्प्लॉयमेंट एक बहुत सिंपल सा सिचुएशन है जहां पे आप जितना काम कर सकते हो उससे कम काम मिल रहा है आपको, यू आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है जी? इन विच यू आर वर्किंग लेस देन यू आर एबल टू वर्क। मुझे कोई कहे कि मैं 8 घंटा पढ़ा सकता हूं बट मुझे सिर्फ 2 ही घंटे का काम कर रहा है, तो मैं अंडर एम्प्लॉयड हूं। ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज सिंपली द टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स। मैंने एक जॉब करी, मैं चेंज करना चाहता हूं, एक छोड़ दी, दूसरी अभी मिली नहीं, बेरोजगार रह जाऊंगा ना बीच में, वो होता है फ्रिक्शनल। इट इज द टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स। साइक्लिकल बिजनेस साइकिल की वजह से होता है। सर बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल देखो, बिजनेस साइकिल ऐसी होती है, जब बिजनेस जबरदस्त ऊपर होता है उसको बोलते हैं बूम, बिजनेस गिर रहा होता है तो रिसेशन, बिजनेस बिल्कुल गिरा हुआ होता है तो डिप्रेशन, फिर जब ग्रो करता है तो रिकवरी। तो बेसिकली जब बिजनेस डिप्रेशन में हो या रिसेशन में हो, यानी बिजनेस डाउनफॉल पे हो, उस सिनेरियो में लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, तो उनको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है बेटा जी? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बड़ा बेसिक सा सवाल है यार, ये तो बच्चे भी लिखते हैं। क्या क्या कॉजेज हैं? बेरोजगारी क्यों है? सबसे पहले जनसंख्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हम दो हमारे 11 अभियान। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हमें देखने को मिलते हैं भारत में बहुत सारे बच्चे, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक मेजर कारण है। रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, जॉब्स इतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो है, हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है बट उस रेट से नहीं कर रहा जो रेट हमें चाहिए। उसके बाद इंडिया एक फार्मिंग कंट्री है, मैक्सिमम लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है अपने काम के लिए, बट वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी भी आज की डेट में भी अभी आप पढ़ के आए हो 50% वर्कर प्राइमरी सेक्टर में है, तो उस सिनेरियो में भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो कैसे काम मिलेगा। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, दैट इज वाई लोगों को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एक बड़ा कारण है जिससे हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। रिक्वायरमेंट कम लोगों की है, ज़्यादा लोग उसी जगह काम कर रहे हैं। मोबिलिटी ऑफ लेबर बहुत कम है,
यानी मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, लोग मूव नहीं करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वहीं काम ढूंढना चाहते हैं जहां पे वो है। तो मोबिलिटी अगर नहीं होगी तो काम कैसे बढ़ेगा? तो देयर इज लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस नेशन, दैट इज व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा फैल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस करा जाएगा सर? क्या क्या चीजें हैं? प्रोडक्शन बढ़ाई जाए सबसे पहले तो, अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिर बेसिकली लोगों को काम मिलेगा, फिर सामान बिकेगा, लोग खरीदेंगे, पैसा आएगा, तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी का मतलब लोगों को स्किल्स सिखाई जाए ताकि वो कम समय में ज़्यादा काम कर पाएँ, ताकि उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, उनकी जॉब्स अच्छी हों। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, पूरा आपको डिग्री ओरिएंटेड खत्म करके वर्क ओरिएंटेड सिस्टम बनाना है ताकि लोगों को काम पे ध्यान दिया जाए, डिग्री पे नहीं। तो ये चीज़ है। प्रोडक्शन की टेक्निक्स प्रॉपर लाई जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें बैलेंस बन जाए लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव में, इंसेंटिव बोल रहा हूँ, इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में। पूरा दिन इको पढ़ाते पढ़ाते ना इंसेंटिव चलता रहता है। अब देखो प्रॉपर टेक्निक क्या, जैसे हम लोग अगर कैपिटल इंटेंसिव में चले जाएंगे, मशीनें लगा देंगे, तो इतने जनसंख्या तो पहले ही बेरोजगार है और बेरोजगार हो जाएंगी, और सब लेबर में चले जाएंगे तो फिर ग्रो कैसे करेंगे, कंपटीशन कैसे फेस करेंगे? तो प्रॉपर टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो और हम ग्रो भी कर पाए। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बहुत सारे लॉन्च कर ही रही है, बट फिर भी अभी हमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत है। उसके बाद हमें अपनी मैन पावर को भी प्रॉपर प्लानिंग करना होगा। ये एक किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। इंडिया में इतना मैन पावर है, अगर इसको पॉजिटिवली यूज करा जाए तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो मैन पावर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से इसको प्लान करके चलोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे, इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मैन पावर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद आता है सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या करा है। देखो बहुत आसान है, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा पाए, ठीक है, कम से कम जॉब सेटिस्फैक्शन तो मिले लोगों को और सेफ्टी भी मिले, ये इंश्योर करना चाहती है सरकार। इसमें गवर्नमेंट ने एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करी, ठीक है, बहुत सारे सरकारी विभागों में जो गवर्नमेंट अपने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती ही है। उसके साथ साथ प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें टू गवर्नमेंट एंटरप्राइज विच विल ऑल्सो रेज देयर आउटपुट। अगर प्राइवेट एंटरप्राइज गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को रॉ मटेरियल देंगी तो उनका भी सेल बढ़ेगा, उनकी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उनके पास भी लोगों को जॉब्स मिलेगी, काम मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्ट तो गवर्नमेंट अपने विभागों में काम दे रहा है, इनडायरेक्ट मतलब प्राइवेट से सामान खरीद रहा है, तो प्राइवेट को भी जरूरत पड़ेगी ना सामान बनाने की, तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये योजनाएं आपने पॉवर्टी में भी पढ़ी थी कि पॉवर्टी हटाने के लिए भी सरकार ये सब काम कर रही है। तो भाई काम जॉब्स दोगे तभी तो पॉवर्टी खत्म होगी। उसके बाद स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, ये अभी के रिसेंटली लॉन्च्ड कैंपेन्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ये सब आप लिख के आओगे अगर, तो फिर उस सिनेरियो में आपको फुल मार्क्स मिलने तय हैं। और इसी के साथ भाई और बहनों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे एक अगला चैप्टर जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए इसको खत्म करते हैं और वो शुरू करते हैं। चलिए जी शुरू करें अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर। आ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट रेफर्स टू द सपोर्ट सिस्टम। याद रखना भाई और बहनों, सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है सर? आज मैंने जरा 2-4 गवर्नमेंट रैलीज देखी थी तो वो फीलिंग आ रही है मुझे। सपोर्ट सिस्टम देखो यार, अगर मैं बात करूं किसी भी इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए तो वहां पे एक सपोर्ट चाहिए, एक प्रॉपर वे चाहिए। जैसे अगर मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है तो मुझे प्रॉपर मशीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। उसके बाद अगर मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा तो रोड्स चाहिए, मुझे लेबर चाहिए तो उसके लिए मुझे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट होने में मदद करती हैं। उन सभी चीज़ों को हम सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम
which directly influence all the economic activities by way of enhancing the productivity of the factors of production along with improving the quality of life। इंफ्रास्ट्रक्चर कितने प्रकार का होगा सर? दो प्रकार का होगा, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है सोशल। इकोनॉमिक हमारे पास इकोनॉमी से रिलेटेड और सोशल सामाजिक समाज से रिलेटेड। इकोनॉमिक क्या है? It refers to such elements of support system which serves as a driving force for production activity, जो आपको प्रोडक्शन करने में मदद करेगा, जैसे कि एनर्जी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कम्युनिकेशन। एनर्जी चाहिए ना, फ्यूल चाहिए ना, कोल चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, कम्युनिकेशन चाहिए ना, लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो प्रोडक्शन में पैसा कमाने के लिए आर्थिक वे में अगर देखा जाए, इकोनॉमिक वे में अगर देखा जाए, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो वो एलिमेंट्स जो आपको मदद करेंगे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सब इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? सोशल के बाद क्या आता है? सोशल के बाद हम कहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की। वाई इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट? नंबर वन, ये पूरी इकोनॉमी को फंक्शन करने में मदद करता है। क्या आप सोच सकते हो बिना अच्छी ट्रांसपोर्ट के इकोनॉमी, बिना अच्छी कम्युनिकेशन के इकोनॉमी, बिना अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के इकोनॉमी सोच सकते हो क्या? नहीं सोच सकते ना। तो पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, जितनी अच्छी हेल्थ होगी, उतना इकोनॉमी डेवलप होगा या नहीं होगा? तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी जॉब्स होंगी, बिजनेसेस होंगे, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, उसके साथ साथ आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप हिल्स पे जाते हो, आपको वहाँ रिलैक्स फील होता है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा ना। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी तभी तो काम मिलेगा, बड़े बड़े बिजनेसेस होंगे तभी तो काम मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। इट फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश को आउटसोर्सिंग बहुत मिलती है। भारत में आउटसोर्सिंग इतनी क्यों होती है? क्यों बाहर से काम मिलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है, लेबर चीप अवेलेबल। उसके बाद इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, लोग अट्रैक्ट होते हैं उस कंट्री की तरफ जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है। इंडिया ग्रो कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की डिमांड में है। रीजन, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कैप्चर कर पा रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंस आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेट है फिलहाल। लेट्स सी कि क्या चल रहा है इंडिया में। अब देखते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालात है फिलहाल। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव्स इन रूरल एरियाज, ज्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। रूरल पीपल स्टिल यूज फ्यूल वुड, वो लोग लकड़ी का यूज करते हैं एज अ फ्यूल टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। रूरल पीपल को काफी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है टू फेच फ्यूल, वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पक्का हाउसेज इज स्टिल अ ड्रीम, मतलब अभी भी हमें ये चीजों पे काम करना है। रूरल एरियाज में ज़्यादा फोकस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाना है। समस्याएं हैं काफ़ी ज़्यादा, पक्के हाउसेज उनका अभी भी ड्रीम है। और इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सो इंडिया नीड्स टू बूस्ट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट। एनर्जी हमारे पास डिलीटेड है, एनर्जी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। एक छोटा सा चीज़ मैं तुम लोगों को ज़रूर पावर जनरेशन में कहना चाहूँगा, इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ना कि पावर जनरेशन कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर। थर्मल कौन सा होता है? जो पुराने समय में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस से पावर जनरेट होती थी, आजकल पानी से होती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक। न्यूक्लियर जो केमिकल से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम की मदद से होता है। ठीक है, हेल्थ, ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ रहा होगा। व्हाट इज हेल्थ? बेसिकली हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है। हेल्थ में दोनों चीजें आएंगी, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ठीक है, इट डजंट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर कोई बीमार नहीं है डजंट मीन्स कि वो हेल्दी है। हो सकता है वो मेंटली डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, है ना। गुड हेल्थ इंप्लाइज आपकी मेंटल एबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ एक एमर्जिंग चैलेंज है, हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश में। क्यों है वो चैलेंज? नंबर 1, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अनइक्वल से सर क्या मतलब? मतलब ये बेटा जी कि मैं अपने ही शहर की बात करूं, आई एम फ्रॉम सहारनपुर। इस शहर में अगर कोई सीरियस डिजीज हो जाए, मतलब बेसिक इलाज तो हो जाता है
बट अगर किसी का एक्सीडेंट है बहुत बड़ा, किसी की कोई सर्जरी होनी है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे बाहर भेजा जाता है, उसे रेफर कर दिया जाता है बड़े हॉस्पिटल्स में। तो क्यों नहीं है हमारे शहर में ये फैसिलिटीज, और हम तो शहर में रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर का, सबसे बड़ा चैलेंज। कम्युनिकेबल डिजीजेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भाईचारा बहुत ज़्यादा है। कोरोना के बाद जब स्कूल्स खुले तो बच्चों को आ गया बेटा दूर रहना, सब जाके मिल रहे हैं, अरे क्या हाल चाल है, कैसा रहा फिर छुट्टियां, खूब गले मिले बच्चे। कम्युनिकेबल डिजीजेस तो फैलेगी ना यार, तो ठीक है हमारे में प्यार बहुत है, बट फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। पुअर मैनेजमेंट काफ़ी पुअर है। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो हॉस्पिटल्स नहीं है, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम प्रॉपर। प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हेल्थ सेक्टर में, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो काफ़ी अनअफोर्डेबल हो जाता है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। तो प्राइवेटाइजेशन अगर है तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, सो दैट गवर्नमेंट compete करे प्राइवेट सेक्टर के साथ और थोड़ा प्राइजेस लो हो सके। इसके बाद पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस काफ़ी ख़राब है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर का। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हमें देखने को मिलती, सैनिटेशन आप जानते ही हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं ISM। ISM काफ़ी पुराना सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर में। तो ISM में क्या होता है, इंडिया हैज़ इट्स ओन वेल डेवलप्ड ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर कंसिस्टिंग ऑफ 6 सिस्टम्स। 6 सिस्टम्स हैं जिसको हम आयुष के नाम से जानते हैं। A stands for आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, पता है ना आपको। Y stands for योगा, बाबा रामदेव। यूनानी भी एक मेडिसिन साइंस है जो अलग अलग कॉर्नर्स पे चलती है। सिद्धा हमारे पास एक मेडिसिन साइंस है। और H फॉर होम्योपैथी वो छोटी छोटी वाइट गोलियां है ना, होम्योपैथी। इसके साथ नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके मेडिसिन बनाई जाती है, नेचुरोपैथी। तो आयुष प्लस नेचुरोपैथी, ये आपको ISM में याद रखने हैं 6 एलिमेंट्स। ठीक हो गया। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज ह्यूज पोटेंशियल एंड कैन सॉल्व अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर इफेक्टिव, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव। सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये काम करती हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में काम करती हैं। हमें आदत हो गई है वो क्विक फटाफट करते रहो सारा काम। तो ये इफेक्टिव है, सेफ है और इनएक्सपेंसिव है। काफ़ी कम एफर्ट्स डाले गए हैं एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाने के लिए, ताकि लोग एडुकेट हो पाएँ इस सिस्टम के बारे में और रिसर्च कर पाएँ। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच हैव टू कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड एंड गॉट एसिमिलेटेड इनटू इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में अच्छे से मिल चुका है। विमेन हेल्थ क्या होता है जी? Women in India suffer from serious neglect not only in the areas of education but also in the areas of health। हमारी जो women हैं इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट करा जाता है उन्हें। किस एरिया में? एजुकेशन में तो है ही है, ऑल्सो इन द एरिया ऑफ हेल्थ में भी women बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। women हेल्थ पे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ रहा होगा। एबॉर्शंस एक मेजर कॉज है मैटरनल मॉर्बिलिटी का और मोर्टेलिटी का। मोर देन 50% ऑफ द वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 सफर फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमें वुमेन में देखने को मिलती है। आयरन की कमी देखने को मिलती है, मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है, कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है, जिससे उनकी बोन्स वीक होती हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द वुमेन्स, ऑल द फीमेल, जितनी भी हमारी चिंटीज़ ये वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ अपनी मदर्स का ध्यान रखें, सिस्टर्स का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि विमेन से ही सब है। इस देश में विमेन है तो सब है, विमेन नहीं तो कुछ नहीं। डू रिस्पेक्ट विमेन। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग बॉर्न बाय अ विमेन। मुझे एक विमेन ने, एक माँ ने जन्म दिया है, हम सभी को एक माँ ने जन्म दिया है। तो जस्ट अप्रिशिएट दैट और रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी विमेन आउट देयर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फीमेल फर्टिसाइड एक तीसरी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एबॉर्शन, दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तीसरा फीमेल फर्टिसाइड। व्हाट इज फीमेल फर्टिसाइड? फीमेल फर्टिसाइड होता है कि बेसिकली बच्चे के जन्म से पहले उसका सेक्स चेक कराते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो फिर उसको मार दिया जाता है। बहुत ही गलत बात, मतलब पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ऐसी सोच कहाँ से लाते हैं लोग। पुअर सोच, मतलब मेरे सामने आ जाए ना तो कसम से बस मैं वीडियो पे क्या कहूँ, मन तो मेरा चलो। डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, इस वजह से सेक्स रेशियो काफ़ी डिक्लाइंड है। रूरल अर्बन डिवाइड, व्हाट इज रूरल अर्बन डिवाइड? रूरल अर्बन एरियाज में क्या डिफरेंस आ रहा है? देखो, पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस वजह से हेल्थ स्टेटस में डिफरेंस आता है। उसके बाद जो हमारे
PHCs हैं। व्हाट इज PHCs? PHCs इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। देखो जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें 3 प्रकार के हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी में हम बेसिक्स की बात करते हैं, सेकेंडरी में हम थोड़ा उससे आगे बढ़ जाते हैं, सर्जरी वगैरह लेते हैं, और टर्शरी में सीरियस कंडीशंस जो हो जाती हैं वो सब हम टर्शरी में चले जाते हैं। बट बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं, जो रूरल एरियाज में हैं, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, जैसे एक्सरे, जैसे ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटीज। इन द रूरल एरियाज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव नो एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर हैज इंक्रीज्ड। रूरल एरियाज में जिनके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है वो नंबर बढ़ा है घटने की जगह। विलेजर्स हैव नो एक्सेस टू एनी स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर, जैसे पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स। ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं मिलता ढूंढने से भी रूरल एरियाज में, ये प्रॉब्लम है। पुअरेस्ट 20% ऑफ इंडियंस जो बोथ रूरल और अर्बन एरियाज में है, वो अपनी 12% इनकम हेल्थ केयर पे लगाते हैं, जबकि रिच सिर्फ अपना 2% हेल्थ केयर पे लगाता है। देखो कितना डिफरेंस है ना। हेल्थ, अब टॉपिक आता है हेल्थ, अ बेसिक ह्यूमन राइट। हमारे पास हेल्थ एक बेसिक ह्यूमन राइट है, हेल्दी होना एक अधिकार है आपका, राइट। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड। हमारे हेल्थ केयर में 2 चीजें ऐड करने की जरूरत है, ये शब्द लिख के आना। पहली बात एक्सेसिबिलिटी, यानी कि इजीली अवेलेबल हो, हर इंसान तक एक्सेस हो उसका। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, सस्ता हो, महंगा ना हो, है ना। तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए हेल्थ केयर में, ये बहुत जरूरी है। 2 शब्द जरूर लिख के आना, ठीक है। सभी सिटीजन्स को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगी अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज डिसेंट्रलाइज कर दी जाए, अलग अलग जगह दी जाए। टेलीकॉम और IT सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है डेवलप करने में हेल्थ सेक्टर को। इफेक्टिवनेस हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर पे टिकी हुई है, तो सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए उनको इम्प्रूव करने के लिए। और ये सब मिलके कर सकती है प्राइवेट और पब्लिक, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाए तो हेल्थ केयर डेवलप हो सकता है। तो कैसे डेवलप हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी कैसे आ सकती है, सर्विसेज डिसेंट्रलाइज कर दी जाए, टेलीकॉम IT सेक्टर को फोकस करा जाए हेल्थ के ऊपर, हेल्थ केयर के लिए सीरियस स्टेप्स लिए जाएं प्राइमरी हेल्थ केयर डेवलप करने के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। उसके बाद अगर हम क्रिटिकल असेसमेंट करें इन सभी चीज़ों का, तो क्या क्या आपने पढ़ा, ये बेसिक चीज़ें लिखी हुई है। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस देखने को मिलती है, सैनिटेशन नहीं है, मैन पावर प्रॉपर नहीं है, माल न्यूट्रिशन और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे एक्सपेंशन हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सरकार क्या करना चाह रही है, किस तरीके से पब्लिक एक्सपेंशन हो रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का, ये सब। एट विलेज लेवल अ वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स टेक्निकली नोन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट। विलेज लेवल पे सरकार कोशिश कर रही है कि हम इन्हें सेटअप करें। इंडिया हैज ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स रन बाय वेरियस एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर और बहुत सारी NGOs भी हैं जो हॉस्पिटल्स चला रही हैं, ठीक है। These hospitals are manned by professionals and paramedical professional trained in medical, pharmacy and nursing. Expansion of health infrastructure has resulted in eradication of बहुत सारी diseases जैसे smallpox बहुत कम हो गया है, उसके बाद guinea worms, उसके बाद near eradication of polio and leprosy. पोलियो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे देश में, वो काफ़ी कम हुआ है। और लेप्रोसी क्या होता है, जिसमें जो पार्ट्स होते हैं वो गलने लगते हैं, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी हमारा कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अलग अलग चल सकते हैं? अगर आपको कोई बोला जाए कि इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर सिर्फ इकोनॉमिक हो तो देश चलेगा या सिर्फ सोशल हो तो क्या देश चलेगा? हम कहेंगे नहीं, वी नीड बोथ। दीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, एक साथ चलते हैं, ठीक है। ये पूरा इसका पॉइंट है, ये आप सिंपली बस रीड करना हो जाएगा। इसके बाद लिंकेजेस क्या होता है? लिंकेजेस रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ अदर इंडस्ट्री। मतलब छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट इज लिंकेजेस। तो अगर एक इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो दूसरा अपने आप ग्रो कर रहा है, इसको लिंकेजेस बोलते हैं। लिंक्ड है आजकल हमारे, जैसे इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स ग्रो करेंगे तो बुक्स भी बिकेगी, टीचर्स की भी जरूरत होगी, तो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, इसी को हम लिंकेजेस बोलते हैं। अच्छी इंडिकेटर्स के, अच्छी हेल्थ के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, कैसे पता चलेगा कि हेल्थ अच्छी है इकोनॉमी में? डेथ रेट कम होना चाहिए, यानी लोग कम मरने चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, वो कम से कम हो। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए।
डेडली डिजीजेस का इंसिडेंस कम से कम होना चाहिए, यानी जो ये खतरनाक डिजीज है जिससे डेथ हो रही है वो कम से कम हो, और न्यूट्रिशनल लेवल्स काफ़ी हाई होने चाहिए, यानी अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें हैं जो अच्छी हेल्थ को शो करते हैं। इसी के साथ गाइज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी समाप्त हो जाता है। किताब आप जो भी है उसमें से एक बार रीडिंग लगाओ, सारे टॉपिक्स अच्छे से करो, लर्निंग धीरे धीरे टॉपिक वाइज याद करो, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा। कल बचे हुए 2 चैप्टर और कराता हूँ और इंडियन इको समाप्त। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर जरूर करना सभी फ्रेंड्स तक, लाइक करना, अच्छा लगे मन करे तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।